हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबलू सैनी, स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर का अपन फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स चला रहे थे। उसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका एवं कृष्णिका विकिरण। इसके अंदर अपन ब्लैक बॉडी क्या होती है ये पढ़ चुके हैं, ब्लैक बॉडी विकिरणें क्या होती हैं ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम था, प्रायोगिक वक्र था, उसको अपन समझ चुके हैं। इसके बाद में प्रायोगिक वक्र को समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए, एक चिरसम्मत सिद्धांत था और एक क्वांटम सिद्धांत था। चिरसम्मत सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया। पहला नियम दिया वीन द्वारा, जिसको वीन का विकिरण नियम बोलते हैं। दूसरा था रेले व जीन्स का विकिरण नियम। दोनों ये जो सिद्धांत थे, ये जो प्रायोगिक वक्र मिल रहे थे अपने को ब्लैक बॉडी के, उनको समझाने में, कंप्लीट तौर पे समझाने में क्या हो गए, असफल हो गए। जब ये असफल हो गए तो इसके बाद में ब्लैक बॉडी प्रायोगिक वक्रों को समझाने के लिए कौन आया, क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो वैज्ञानिक था वो था प्लांक ने अपना ऊर्जा वितरण नियम दिया और जो ब्लैक बॉडी का जो प्रायोगिक वक्र अपने को मिला था उसको समझाने की कोशिश करेगा। तो प्लांक के अनुसार क्या था कि मैक्स प्लांक के अनुसार कृष्णिका की दीवारों में स्थित परमाणु या अणु एक दोलित्र की भांति व्यवहार करते हैं। उसमें साम्यावस्था की स्थिति में इन कृष्णिका विकिरणों का उत्सर्जन सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो ऊर्जा का विकिरणों का उत्सर्जन हो रहा था वो सतत रूप से हो रहा था ब्लैक बॉडी से, लेकिन प्लांक बोलता है कि किसी वस्तु से विकिरणों का उत्सर्जन सतत रूप से न होके छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, बंडल के रूप में होता है, और उन पैकेट्स को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और इसके बाद में जो फोटोन की एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है। तथा ये प्लांक के अनुसार कृष्णिका विकिरण की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, क्वांटीकृत, क्योंकि एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, इस तरह से विकिरण जो आपके पास ब्लैक बॉडी थी उससे विकिरणें निकल सकती हैं। एक फोटोन भी निकल सकता है, दो फोटोन भी, तीन फोटोन भी। इस तरह से अपन जो कुल ऊर्जा है ब्लैक बॉडी की वो क्या लिख सकते हैं, एन एच न्यू। इसका मतलब एन क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है, इसलिए एच न्यू का जो एक मिनिमम वैल्यू है उसका पूर्णांक आ रही है एनर्जी, इसलिए ये क्या होगी, क्वांटीकृत राशि होगी। इसके अलावा आपको दो तीन चीजें और ध्यान में रखनी है। यहाँ पे फोटोन की जो ऊर्जा होती है एच न्यू, संवेग होता है एच न्यू अपॉन सी, वेग होता है सी, विराम द्रव्यमान 0 होता है और स्पिन कितनी होती है, 1 होती है। ये प्लांक द्वारा अभिकल्पना की गई कि वस्तु या जो ब्लैक बॉडी है उससे विकिरणों का उत्सर्जन सतत न होके ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। फोटोन की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखी है, इन प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। अब आपको प्लांक का विकिरण नियम निकालना है। प्लांक के विकिरण नियम को निकालने के लिए अपन को थोड़ा बहुत रेले जीन्स का सहारा लेना पड़ेगा। जो रेले और जीन्स का विकिरण नियम था उसमें क्या किया था अपन ने पिछले लेक्चर में कंपन विधाओं की संख्या निकाली थी। लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा प्रास में कंपन विधाओं की संख्या निकाली थी, जिसका मान आया था 8 पाई अपॉन में लैम्डा की पावर 4 इंटू में डी लैम्डा। ये कंपन विधाओं की संख्या थी और उसको अपन ने औसत ऊर्जा से गुणा किया था। और क्लासिकल के अंदर औसत ऊर्जा क्या होती है, केटी होती है। कंपन विधाओं की संख्या को यदि आप औसत ऊर्जा केटी से मल्टीप्लाई किया था तो आपको रेले व जीन्स का विकिरण नियम निकल के आया था। क्लासिकल के अंदर जो औसत ऊर्जा होती है वो केटी होती है। यहाँ पे प्लांक विकिरण नियम में क्या करेंगे अपन, क्योंकि कंपन विधाओं की संख्या तो क्लासिकल में भी वो ही रहती है और क्वांटम मैकेनिक्स में भी वो होती है, तो अपने पास कंपन विधाओं की संख्या तो निकाल चुके हैं अपन, 8 पाई लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। आपको क्या करना है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें जो आपने जो परमाणु है उनको 2 लीटर माना है, तो उन 2 लीटरों की औसत ऊर्जा निकालनी है। ये क्लासिकल के अंदर चिरसम्मत सांख्यिकी के अंदर औसत ऊर्जा है, अपन को क्वांटम के अंदर औसत ऊर्जा निकालनी है। जब आपके पास क्वांटम के अंदर औसत ऊर्जा निकल जाएगी तो उसको आप कंपन विधाओं की संख्या से गुणा कर दोगे तो आपका विकिरण नियम आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपना जो हेडिंग होने वाला है वो है
प्लांक दोलित्रों की औसत ऊर्जा। अपन पहले क्या करेंगे, प्लांक दोलित्रों की माध्य ऊर्जा या औसत ऊर्जा निकालेंगे, फिर अपन उसको कंपन विधाओं की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास प्लांक का विकिरण नियम आ जाएगा। तो इसके लिए प्लांक विकिरण का नियम निकालने के लिए अपने पास ये डेरिवेशन दे रखा है, इसको कैसे समझेंगे। देखो यहाँ पे आपको ये दे रखा है मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम के अनुसार बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर अपन ने उष्मागतिकी के अंदर अपन ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम पढ़ा था। उसके अंदर अपने पास एक फॉर्मूला आया था कि कणों की संख्या का फॉर्मूला निकाल के आया था, और वो कणों की संख्या का फॉर्मूला क्या था, ये वाला। तो अपन क्या करेंगे, वहाँ पे आपके पास फॉर्मूला था E माइनस का बीटा E, ये वाला फॉर्मूला था कणों की संख्या का, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E। बीटा का मान कितना था, 1/kT। और यहाँ पे एनर्जी अपन क्या लेंगे, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है, अपन फोटोन की एनर्जी कितनी थी, h न्यू। मान लेते हैं अपने पास जो ब्लैक बॉडी के अंदर फोटोन है कितने हैं, स्मॉल n है। और मान लेते हैं जो आपके पास जो फोटोन है वो एनर्जी कितनी एनर्जी को लेके चल रहे हैं, NH न्यू एनर्जी को लेके चल रहे हैं। कहने का मतलब यदि अपन ये देखें कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम के अनुसार NH न्यू ऊर्जा वाले कणों की संख्या या फोटोन की संख्या निकालें तो कितने, कौन सी ऊर्जा वाले फोटोन की संख्या निकाल रहे हैं, NH न्यू ऊर्जा वाले। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E। तो E बराबर आप क्या रख दोगे, NH न्यू, और बीटा बराबर 1/kT। तो NH न्यू ऊर्जा वाले फोटोन की संख्या कितनी आ जाएगी, समीकरण नंबर 1 के अकॉर्डिंग आ जाएगी। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि ब्लैक बॉडी के अंदर केवल NH न्यू ऊर्जा वाला ही फोटोन है, अलग अलग ऊर्जा वाले फोटोन भी है। N का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अलग अलग ऊर्जा वाले फोटोन है। इसका मतलब NH न्यू ऊर्जा वाले फोटोन की संख्या तो ये आ गई। तो NH न्यू ऊर्जा वाले फोटोन की कुल ऊर्जा कितनी आएगी, एक फोटोन की ऊर्जा जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, NH न्यू, और कुल फोटोन की संख्या कितनी है, Ni है। तो कुल फोटोन की संख्या को यदि एक फोटोन की ऊर्जा से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, NH न्यू ऊर्जा वाले फोटोन की कुल ऊर्जा आ जाएगी। तो यहां से आपके पास NH न्यू, केवल NH न्यू ऊर्जा वाले की बात कर रहा हूं मैं, NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों या फोटोन की कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी, NH न्यू को एक फोटोन की ऊर्जा को Ni से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके बाद में आपके पास यदि अपन ब्लैक बॉडी के अंदर देखें तो ब्लैक बॉडी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि केवल NH न्यू ऊर्जा वाला ही फोटोन होगा, अलग अलग और ऊर्जा वाले फोटोन भी होंगे NH न्यू ऊर्जा के अलावा भी। तो यहाँ से यदि अपन दोलकों की कुल ऊर्जा निकालें, पहले अपन क्या करें, यदि अपन दोलकों की कुल ऊर्जा निकालें तो NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की ऊर्जा तो ये थी। यदि अलग और जो जितने भी फोटोन है उन सभी की एनर्जी को क्या कर दें, जोड़ दें, तो उस ब्लैक बॉडी की कुल ऊर्जा आ जाएगी। तो एक फोटोन NH न्यू ऊर्जा वाले फोटोन की तो ऊर्जा ये है, बाकी सबको क्या कर दें, जोड़ दें। ब्लैक बॉडी में जितने भी ऊर्जा वाले फोटोन है सभी की ऊर्जा को क्या कर दें, जोड़ दें, तो क्या आ जाएगी, कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा आ जाएगी। इसके बाद में कृष्णिका में कुल दोलकों की संख्या, उसका भी क्या कर दें, समेशन कर दें। NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या तो Ni थी, सभी दोलकों की संख्या निकालेंगे, फोटोन की संख्या तो उसका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। अब आपको औसत का फॉर्मूला पता है, कुल ऊर्जा बटे कुल कणों की संख्या। ब्लैक बॉडी के अंदर कुल ऊर्जा तो कितनी आई है, समेशन Ni इंटू में NH न्यू, और कुल दोलकों की संख्या कितनी आई है, समेशन Ni। ये आपके पास माध्य ऊर्जा आ गई। माध्य ऊर्जा आपको निकालनी थी तो अपन इसको सोल्व करेंगे। माध्य ऊर्जा को E बाहर से डिनोट कर दिया अपन ने। यहाँ से आपने क्या किया, Ni का मान रख दिया। Ni का मान कितना था, A एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT, मान रख दिया। यहाँ पे मान रखने के बाद ये फॉर्मूला आ गया। इसको सोल्व करना है आपको। सोल्व करने के लिए अपन सिंपलिसिटी के लिए H न्यू अपॉन KT बराबर क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। तो H न्यू अपॉन KT को X मानने के बाद आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके पास H न्यू दे रखा है ये वाला,
इस एच न्यू की जगह क्या रख सकते हैं, इस के टी को उधर गुणा करेंगे तो के टी एक्स और एन पहले से दे रखा है, ए आ गया एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी को अपन ने एक्स मान लिया, तो आपके पास कौन सी टर्म बन जाएगी, ये वाली टर्म। इस टर्म में ऊपर भी ए कांस्टेंट है, नीचे भी ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद में आपके पास जो टर्म बचेगी वो ये वाली टर्म बच जाएगी, ये वाली टर्म। इसके बाद में इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाली टर्म है, ये वाली ऊपर वाली अंश वाली जो टर्म है उसको अपन ये भी लिख सकते हैं इस तरह से। कैसे लिख दिया, आप इस टर्म को सोल्व कर लो ऊपर वाली को, तो ऊपर वाली ये टर्म आ जाएगी। देखो यहाँ पे आप x के सापेक्ष एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स का अवकलन करोगे, x के सापेक्ष कर रहे हो तो माइनस एन क्या आएगा, गुणा में माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और एन आ गया आपके पास, ये एन आ गया। एक्स के टी पहले से ही है यहाँ पे, एक्स के टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और एक्सपोनेंशियल का अवकलन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो यदि इस वाली टर्म का अवकलन करोगे तो ये वाली ऊपर वाली टर्म वापिस आ जाएगी। इसका मतलब इस वाली टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, इस वाली को ये वाली लिख सकते हैं। नीचे वाली टर्म ऐसे कैसे, एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। यहाँ से अब समीकरण नंबर 2 आ गई। इस समीकरण नंबर 2 को ऐसा इसलिए कर रहे हैं अपन क्योंकि ऊपर वाली इस टर्म में समेशन जो था वो किस पे लग रहा था, एन पे लग रहा था, और एन दो जगह पे आ रहा था, यहाँ पे भी एन आ रहा था और यहाँ पे भी एन आ रहा था। समेशन को खोलने के लिए आपको केवल एक जगह एन चाहिए, इसलिए एक जगह एन आए ताकि अपन समेशन को खोल सकें, इसलिए अपन ने ऐसा किया है यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, अब ऊपर भी आपके पास समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स आ गया, नीचे भी समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स आ गया। तो इसका मान निकाल लेते हैं पहले, समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स का। इसका मान कैसे निकालोगे, इस समेशन को खोल दो, समेशन को खोलोगे तो आपके पास n बराबर 0 से अनंत तक रख दो, 0 रखोगे तो 1 आएगा, 1 रखोगे तो n बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स आएगा, 2 रखो तो 2 आएगा। ये आपके पास आ गया, अनंत तक टर्म जाएंगी। ये कौन सी सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है और अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी है। अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योग कैसे निकालते हैं, a अपॉन में 1 माइनस r। a तो प्रथम पद होता है, प्रथम पद क्या है 1, और r का मतलब सार्वनुपात होता है। अगली वाली टर्म में पिछली वाली टर्म का भाग देते हैं तो उसको बोलते हैं सार्वनुपात। तो वो कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस का x, तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x आ गया। अब जो नीचे वाली टर्म थी, ये वाली टर्म, इसका मान आपके पास आ गया समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। अब ऊपर वाले में क्या फर्क है, ऊपर वाले में इस टर्म का क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, तो इसका अपन ने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। इसका अवकलन करोगे, इसको ऊपर लेके जाओगे, अवकलन करना आता है आपको, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर -1 हो जाएगी, अवकलन में एक पावर और कम हो जाती है तो -2 हो जाएगा। पुरानी वाली पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो -1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। और फिर जो अंदर जो वैल्यू है उसका भी क्या होता है, अवकलन, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स होगा। तो आपके पास ये टर्म निकल के आ जाएगी। केवल आपको इसका अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ से अपन ने दोनों वैल्यू निकाल ली, ये दोनों वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में अपन रख देंगे। जब ऊपर वाली इक्वेशन में आप लोग रखोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ये वाली आ जाएगी। इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद यदि अपन देखें तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। इसको और सोल्व कर लो, ऊपर नीचे क्या करो, एक टर्म कट जाएगी, एक्सपोनेंशियल 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स है, नीचे इसका स्क्वायर है तो एक पावर कट जाएगी, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसमें अपन ने क्या किया है, ऊपर नीचे एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का भाग दे दिया, भाग दोगे तो ऊपर वाली टर्म कट जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, इसमें भाग दोगे तो 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बनेगा, वो ऊपर जाएगा प्लस का बनेगा, तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ से आपने जो वैल्यू मानी थी उसका मान रख दो। x बराबर क्या माना था, एच न्यू अपॉन के टी। जब आप लोग x बराबर एच न्यू अपॉन के टी रखोगे तो आपके पास
जो औसत ऊर्जा का फॉर्मूला है वो निकल के आ जाएगा। औसत ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो कितना आ गया, ये वाला हो गया। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो प्लांक दोलित्र थे, फोटोन थे, उनकी औसत ऊर्जा कितनी होती है, न्यू की फॉर्मेट में ये होती है ऊर्जा, उस आवर्ती के फॉर्मेट में। और अपन जानते हैं सी बराबर कितना होता है, न्यू लैम्डा। तो न्यू का मान कितना रखोगे, सी अपॉन में लैम्डा, तो आपके पास लैम्डा की फॉर्मेट में आ जाएगा। ये आवर्ती की फॉर्मेट में औसत ऊर्जा है, ये लैम्डा की फॉर्मेट में औसत ऊर्जा है। ये आपके पास औसत ऊर्जा आ गई। अब आपको क्या चाहिए, प्लांक का विकिरण नियम चाहिए। प्लांक के विकिरण नियम में अपन ने अभी बोला था कि पहले कंपन विधाओं की संख्या, कंपन विधाओं की संख्या पिछले वाले टॉपिक में अपन निकाल चुके हैं। कंपन विधाओं की संख्या में क्या था कि यदि अपन ये देखें कि लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा प्रास के अंदर कंपन विधाओं की संख्या निकालें तो आपके पास कंपन विधाओं की संख्या कितनी आई थी, ये वाली। ये आपके पास क्या है, कंपन विधाओं की संख्या है। कंपन विधाओं की संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, औसत ऊर्जा से, तो वो क्या आ जाएगा, विकिरण ऊर्जा घनत्व या विकिरण नियम आ जाएगा। तो अपन ने ई भार बोल दो या एक्सपेक्टेशन ई बोल दो। औसत ऊर्जा को एक्सपेक्टेशन ई से भी डिनोट करता है और भार से भी डिनोट करते हैं। तो यदि अपन देखें तो यदि अपन औसत ऊर्जा से कंपन विधाओं की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास प्लांक का विकिरण नियम आ जाएगा समीकरण नंबर 3 के अकॉर्डिंग। जो समीकरण नंबर 3 है वो आपके पास क्या कहलाता है, प्लांक का विकिरण नियम कहलाता है। ये लैम्डा की फॉर्मेट में ये प्लांक का विकिरण नियम कहलाएगा। इसी को अपन, यदि आपको न्यू की फॉर्मेट में निकला है तो न्यू लैम्डा बराबर क्या होता है, सी होता है। तो लैम्डा बराबर क्या रख दोगे, सी अपॉन में न्यू रख दोगे। तो आपके पास किसकी फॉर्मेट में आ जाएगा, वेव आवर्ती की फॉर्मेट में आ जाएगा। ये भी आपके पास आवर्ती की फॉर्मेट में है और ऊपर आपके पास समीकरण 3 था, वो तरंग दैर्ध्य की फॉर्मेट में प्लांक वितरण नियम था। ये है प्लांक वितरण नियम। अब क्या करेगा ये, जो प्लांक ने अपना विकिरण नियम दिया, इस नियम की सहायता से ये जो आपने ऊर्जा घनत्व निकाला है, इसकी सहायता से वो क्या करेगा, कृष्णिका का जो स्पेक्ट्रम था, जो प्रायोगिक वक्र था, उनको क्या करेगा, समझाने की कोशिश करेगा। अब समझाने के लिए क्या करेगा ये, पहले अपन क्या कर रहे थे, वीन का नियम पढ़ा था। वीन का नियम केवल प्रायोगिक वक्रों को लघु तरंग दैर्ध्य के लिए समझा रहा था और रेले और जिन्स का जो नियम था वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए समझा रहा था। यदि अपन इस प्लांक के विकिरण नियम से एक बार रेले और जिन्स का नियम निकाल दें और एक बार वीन का नियम निकाल दें, इसका मतलब ये दोनों किससे निकल रहे, जो वैल्यू है प्लांक के विकिरण नियम से रेले और जिन्स का विकिरण नियम भी निकल रहा है और किसका निकल रहा है, ये वीन का नियम भी निकल रहा है। इसका मतलब जो प्लांक का विकिरण नियम है दोनों नियमों को समझा रहा है और दोनों नियमों को यदि कंबाइंड कर दे तो एक लघु तरंग दैर्ध्य के लिए समझा रहा था, एक दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए, तो कंप्लीट तौर पे प्लांक का विकिरण नियम समझाने में क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से अपन वीन का नियम निकालेंगे। प्लांक का विकिरण नियम ये वाला है, अपन अभी पढ़ के आए हैं। इसमें चूंकि प्लांक वीन का नियम लघु तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है, तो लघु तरंग दैर्ध्य के लिए क्या होगा कंडीशन, एच सी अपॉन लैम्डा के टी ग्रेटर देन 1। मतलब यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी, लैम्डा का मान कम लेना है, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए सोल्व करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। इस लैम्डा को इधर भेज दिया तो आपके पास एच सी अपॉन के टी वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। लैम्डा का मान क्या हो गया, कम हो गया, मतलब लघु तरंग दैर्ध्य के लिए। इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन में जो आपके पास प्लांक का विकिरण नियम था उसमें एच सी अपॉन लैम्डा के टी ये 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी 1 से ज़्यादा है, तो एक्सपोनेंशियल का मान भी 1 से ज़्यादा होता है। जब आपके पास x का मान 1 से ज़्यादा है, x वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो एक्सपोनेंशियल x भी 1 से क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब इस वाली टर्म में अपन एक्सपोनेंशियल वाली टर्म की तुलना में 1 को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब 1 को नेगलेक्ट करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये वाली टर्म बच जाएगी, ये वाली टर्म आएगी। इसको अपन ने नेगलेक्ट कर दिया, इसको ऊपर भेज दिया तो ये कि माइनस बन जाएगी। 8 पाई एच सी, ये भी कोई 3 4 कांस्टेंट है,
तो इसको क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया, नया कांस्टेंट। और इसके अंदर एक्सपोनेंशियल वाली टर्म में एच सी अपॉन के टी, एच सी अपॉन के, एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, के भी क्या है, कांस्टेंट। इसको मैंने बी मान लिया, नया कांस्टेंट क्या मान लिया, बी मान लिया। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस बी लैम्डा टी इंटू में डी लैम्डा। और ये किसका फॉर्मूला था, वीन का विकिरण नियम था। इसका मतलब प्लांक के विकिरण नियम से अपन ने क्या निकाल लिया, वीन का नियम। इसका मतलब प्लांक का विकिरण नियम लघु तरंग दैर्ध्य के लिए जो ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम था, प्रायोगिक वक्र था, उसको क्या कर रहा है, समझा रहा है। इसके अलावा फिर अपन क्या करेंगे, यहां से अपन रेले और जीन्स का नियम निकालेंगे। ये अपन हेडिंग डाल लो यहां पे, ये क्या है, यहां पे जो है रेले व जीन्स का विकिरण नियम है। प्लांक के विकिरण नियम से रेले व जीन्स का विकिरण नियम, वही आपके पास प्लांक का विकिरण नियम लेना है। इस बार उल्टा हो जाएगा, जो रेले व जीन्स का था वो दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए समझा रहा था, मतलब लैम्डा को बड़ा लेना है। तो अपन ने क्या कर दिया, ये कंडीशन लगा दी, लैम्डा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस बार ये जो वैल्यू है ये 1 से कम है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल भी 1 से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसलिए अपन एक बार इस बार 1 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और जब आपके पास एक्सपोनेंशियल x हो और x का मान 1 से क्या हो, कम हो, तो वहां पे अपन एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2। इस तरह से आगे तक टर्म चलेंगी, ये वैल्यू रखेंगे। आगे वाली टर्म को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाली को, क्योंकि आपको पता है क्या आएगा, 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी, फिर एच सी अपॉन लैम्डा के टी का स्क्वायर आएगा। टी तो पहले से आपके पास क्या है, कम है, टी का मान तो पहले से ही क्या दे रखा है, कम दे रखा है। सॉरी, टी का मान तो पहले से ही आपके पास क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और लैम्डा का मान क्या है, ज्यादा। नीचे क्या आ रहा है, इसमें लैम्डा आ रहा है, लैम्डा ज्यादा होगा तो एच सी अपॉन लैम्डा के टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो और कम हो जाएगा। कहने का मतलब आगे वाली टर्म को क्या करना है, नेग्लेक्ट। तो आपके पास क्या बचेगा, केवल यहां से आपके पास बच जाएगा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी, 1 से 1 कट जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा के टी। इसको सोल्व करोगे, एच सी से एच सी कैंसिल हो गया, एक लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला बचेगा वो क्या बचेगा, ये वाला फॉर्मूला बच जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला था, रेले व जीन्स का विकिरण नियम था। ये फॉर्मूला किसका था, रेले व जीन्स का विकिरण। इसलिए अपन बोल सकते हैं प्लांक के विकिरण नियम से अपन ने एक बार वीन का विकिरण नियम निकाल लिया, मतलब प्लांक का विकिरण नियम लघु तरंग दैर्ध्य के लिए प्रायोगिक वक्रों को समझा रहा है। एक बार अपन ने रेले व जीन्स का निकाल लिया, मतलब प्लांक का विकिरण नियम दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए भी प्रायोगिक वक्रों को समझा रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि प्लांक का विकिरण नियम जो ब्लैक बॉडी वाला वक्र था उसको कंप्लीट तौर पे समझाने में क्या हो गया, सफल हो गया।